Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture we discussed about the ion channels and now we move towards the very next lecture that is related to properties of action potential, or you can also say that the properties of nerve fiber. So properties of action potential, that is the first property of action potential is excitability. Excitability जैसे नेम जो है एक्शन पोटेंशियल वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जब पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्शन कंडीशन में होता है। तो हमारे पास अगर कोई नर्व है उसके ऊपर जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, वो नर्व जो है वो एक्साइटेड हो जाएगी, लाइक उसकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें हमारे पास व्हेन अ नर्व रिसीव्स अ स्टिमुलस, स्टिमुलस जो है वो नर्व पे अप्लाई किया जा रहा है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, स्टेट ऑफ लोकल एक्साइटेशन होगी, लाइक वो एक्साइटेड होगी लेकिन लिटिल अमाउंट में एक्साइटेड होगी, ओनली वन पॉइंट गेट एक्साइटेड, वन पॉइंट जो है वो उसमें एक्साइटेशन होगी। अगर हम स्टिमुलस की जब आप बात कर रहे हैं कि नर्व पे स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया जा रहा है तो स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट काइंड का हो सकता है, दैट इज़ द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं स्टिमुलस की जो नर्व फाइबर पे अप्लाई किया जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नर्व फाइबर जो है वो एक्साइटेड हो रही है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ एक्साइटेबिलिटी। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ द ऑल आर नन वैल्यू। ऑल और नन वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस को कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ द ऑल और नन वैल्यू। अब ऑल और नन वैल्यू जो है बेसिकली ये क्या है, स्टिमुलस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो है, अगर हम एक स्पेसिफिक जो है पर्टिकुलर वैल्यू का स्टिमुलस देखें दैट इज़ द उसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी दैट इज़ द -55 टू -60 मिली वोल्ट। अब ये जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस है, बेसिकली ये हमारे पास वो वैल्यू है जहाँ पे नर्व फाइबर जो है वो कम्प्लीटली एक्साइटेड होती है। अगर हम देखें हमारे पास जो है नर्व फाइबर स्टिमुलेटेड बाय एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस इफ़ इट इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, अब वो जो स्टिमुलस है जो नर्व फाइबर पे अप्लाई किया जा रहा है उसकी जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज़ थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस की बात कर रही हूँ, और वो जो है हमारे पास जिसकी वजह से नर्व फाइबर जो है वो कम्प्लीटली एक्साइटेड हो जाएगी और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है बेसिकली जिसकी वजह से नर्व फाइबर कम्प्लीटली एक्साइट हो रही है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज़ -55 to -60 millivolt is the value of threshold stimulus. So that is related about the second property of action potential, that is all or none value, basically that is the threshold value stimulus, and the value of threshold stimulus is -55 to -60 millivolt. Now we move towards the explanation of second property, that is the if the value is less than threshold value it will not get excited। अगर वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो नर्व फाइबर क्या होगी, वो एक्साइटेड नहीं होगी। अगर वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस से ज़्यादा है तो भी एक्साइटेशन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि व्हेन एवर अ नर्व फाइबर गेट स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस, जब कभी नर्व फाइबर जो है वो एक्साइटेड हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस के रिजल्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक्साइटेशन जो है हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लाइक ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन एवर इट रिसीव्स थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस। And threshold value stimulus is a minus that is related to -55 to -60 millivolt. Now we move towards the very next property, that is the थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ द डिफरेंशियल परमेबिलिटी। अब डिफरेंशियल परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर इज़ नोन एज द न्यूरिलेमा। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम नेम दे रहे हैं, दैट इज़ द न्यूरिलेमा। अब अगर हम देखें हमारे पास जो है वो आउटर पोर्शन है, आउटर इन्वायरमेंट है और इनर इन्वायरमेंट है। आउटर इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसमें जो है वो उसके अलावा हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस जो हैं वो इन लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है। अगर हम इनर इन्वायरमेंट में देखें तो इनर इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास न्यूरोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म जो है, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इनर साइड पे, इसे हम कंसिडर करते हैं एज ए न्यूरोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब हम बात करें आउटर इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, सोडियम आइंस प्रेजेंट है, इनर इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है वो पोटेशियम आइंस प्रेजेंट है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये रेस्टिंग स्टेज कंडीशन है हमारे पास। अगर
सिंपल देखें, हमारे पास जो है वो सोडियम आइंस आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उसकी अमाउंट जो है वो 10 टाइम्स मोर है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम आइंस। और इनर साइड में अगर हम देखें, हमारे पास ये जो पोटेशियम आइंस प्रेजेंट है, इसकी जो अमाउंट है दैट इज़ द 30 to 40 टाइम्स मोर पोटेशियम आइंस। यहाँ पे जो है वो 30 to 40 टाइम्स मोर पोटेशियम आइंस प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम आइंस। अगर हम सिंपल देखें, हमारे पास जो है रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होगा मेम्ब्रेन फाइबर का, दैट इज़ द -70 मिलीवोल्ट। न्यूरी लेमा बेसिकली हमारे पास क्या है, एक तो ये मेम्ब्रेन है नर्व फाइबर की, और उसके अलावा क्या है, ये डिफरेंशियल परमेबिलिटी शो करता है एट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंशियल परमेबिलिटी जो है वो शो कर रहा है। लाइक ये चीज़ हमें न्यूरी लेमा जो है ये चीज़ जो है वो कंसिडर कर रही है, कंफर्म कर रही है कि परमेबिलिटी जो है वो किस तरह से है। लाइक डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट परमेबिलिटी जो है ये न्यूरी लेमा शो कर रही है हमारे पास। इट गेट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट तरह से एक्ट करेगी। मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आइंस एट रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम आइन के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी। और अगेन वही बात हो रही है कि सोडियम आइंस जो है हमारे पास क्या है 10 टाइम्स मोर है एट आउटसाइड, एंड पोटेशियम आइंस इज 30 to 40 टाइम्स मोर एट इनसाइड। रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ -70 मिलीवोल्ट। और न्यूरोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म जो है वो हमारे पास जो इनर साइड पे प्रेजेंट है नर्व फाइबर के, वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोटीन चैनल जो है बेसिकली हमारे पास कौन से चैनल प्रोटीन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। वो चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, दैट इज़ द सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल और क्लोराइड चैनल। अब ये जो है हमारे पास ये चैनल जो हैं ये वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वोल्टेज और चार्ज मूवमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक हमारे पास जो है आउटर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ आइंस किस तरह से है और इनर में किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चैनल्स वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि नर्व फाइबर के इनर इन्वायरमेंट में हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो इन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी जो है मेम्ब्रेन की वो शो करती हैं इनसाइड। अगर हम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन देखें तो हमारे पास दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव फॉर आउटर साइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इनर साइड। वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज़ द कंडक्टिविटी। अब ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, इसमें हम देखें हमारे पास स्टेज 1 है। स्टेज 1 हमारे पास क्या है कि ये कंसिडर की जा रही है दैट इज़ द आउटर साइड पे हमारे पास क्या है लार्ज जो है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है सोडियम आइंस, और इनर साइड पे पोटेशियम आइन प्रेजेंट है। और जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, जब आउटर साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारे पास वो वाली कंडीशन आती है दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन। दिस इज़ द स्टेज नंबर 1। अब स्टेज 2 की तरफ आएँ तो हमारे पास पॉइंट 2 पे क्या आता है कि चेंज जो है वो आएगा। जैसे ही पॉइंट 2 पे स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया जाएगा, वहाँ पे चेंज आएगा और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और देन स्टेज 3 पे क्या होगा, पॉइंट 2 से जो है वो पॉइंट 3 में शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है वो वेरी लिटिल अमाउंट में जो है वो टाइम लेगा चार्जेस को करेक्ट करने में। स्टिमुलस रिसीव एट पॉइंट 2 पे स्टिमुलस रिसीव हुआ और उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी उसकी चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन रिक्वायर्स वेरी फ्यू सेकेंड टू करेक्ट द आइंस। द प्रॉपर्टी बाय विच दिस इम्पल्स ट्रैवल ऑन द मेम्ब्रेन इज़ कंडक्टिविटी। हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू इम्पल्स जो है मेम्ब्रेन पे ट्रैवल की जा रही है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है हमारे पास, दिस इज़ द कंडक्टिविटी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4 of action potential. Now we move towards the very next property, that is the property number 5 of action potential, that is related to refractory period. Refractory period also known as the resting period. Refractory period को हम resting period का नाम भी देते हैं। Refracting period are of two types के refractory period हमारे पास, this is the absolute and relative refractory period. अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसमें हमारे पास क्या है कि एक्साइटेशन जो है वो नहीं होगी। इवन जो है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाए तब भी एक्साइटेशन जो नहीं होगी। नो एक्साइटेशन इवन ऑन गिवन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक्साइटेशन नहीं हो रही। ह्यूमन के केस में कंसिडर किया जाए तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू 4 मिली सेकेंड्स।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि नर्व जो है वो एक्साइटेड होगी व्हेन मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड। जब थ्रेशोल्ड वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, उससे ज़्यादा अमाउंट में थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस अप्लाई किया जाएगा तो नर्व फाइबर क्या होगी, एक्साइटेड होगी। और ये ह्यूमन के केस में जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड दैट इज़ 3 मिलीसेकेंड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वेरी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल दैट इज रिलेटेड टू समेशन। समेशन बेसिकली है क्या हमारे पास, दिस इज समथिंग समड अप व्हेन स्टिमुलाई ऑफ लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू आर गिवन कॉन्टिन्यूसली देन नर्व फाइबर गेट एक्साइटेड। स्टिमुलाई जो है, अगर स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम का अप्लाई किया जाता है तो कॉन्टीन्यूसली अगर वो अप्लाई किया जाए कम वैल्यू का तो नर्व फाइबर क्या हो जाएगी, वो एक्साइटेड हो जाएगी। वी सेड दैट नर्व फाइबर गेट स्टिमुलेटेड और एक्साइटेड। नर्व फाइबर जो है वो इस वैल्यू पे अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस जो है वो लेस देन वैल्यू में कॉन्टीन्यूसली अप्लाई किया जाता है तो नर्व फाइबर क्या होगी, स्टिमुलेटेड एक्साइटेड हो जाएगी ओनली व्हेन इट रिसीव द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसे मिलेगा तभी वो एक्साइटेड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, if intensity and value of stimulus is less than threshold then it will not get stimulated or excited at all। like अगर देखा जाए हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू स्टिमुलस जो है वो हमारे पास अगर उसकी वैल्यू कम हो या उसकी इंटेंसिटी कम हो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से तो जो है नर्व फाइबर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होगी। बट इफ़ लेस देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज़ कॉन्टीन्यूसली गिवन, अगर जो लेस देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो कॉन्टीन्यूसली गिवन किया जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि नर्व फाइबर एक्साइटेड हो जाएगी। क्यों नर्व फाइबर गेट एक्साइटेड होगी, बिकॉज ऑफ समड अप इफेक्ट। सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture we discussed about the properties of action potential and now we move towards the very next lecture that is related to propagation of action potential. What an action potential is, basically सबसे पहले हम ये देखेंगे कि action potential है क्या and how the cell generates this action potential और cell जो है वो किस तरह से action potential generate कर रहा है. Okay, let's discuss how the action potential is actually propagate or moves along the axon of nerve cell. Like सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है या मूव कर रहा है along the neuron or axon of the cell. Okay, so let's begin by recalling the basic information about neuron. So basically neuron consists of soma. प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में हम बेसिकली जो है वो रिकॉल कर रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सिंपल हम देखें तो न्यूरॉन जो है वो हमारे पास उसमें सेल बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसे हम सोमा का नेम देते हैं एंड दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आल्सो। इट कंटेन्स प्रोजेक्शंस नोन एज डेंड्राइट्स। प्रोजेक्शंस होते हैं साइड्स पे एक्सटेंड आउट हुए होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स का नेम देते हैं। और इन डेंड्राइट्स का बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करती हैं फ्रॉम अदर सेल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने का फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन that receive the signal. Okay, then dendrites send those signals थ्रू द सोमा एंड द एक्सोन हिलोक। वो जो सिग्नल्स उसने रिसीव किए डेंड्राइट से फिर उसने फिर जो है डेंड्राइट वो सेंड करेगा उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सोमा के थ्रू एक्सोन हिलोक तक। अब एक्सोन हिलोक क्या है हमारे पास, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे. Okay, this is the basic anatomy of neuron, and here is this is the structure of neuron. This one is the soma, which is also known as the cell body, and these outer projections, extended projections, are known as the dendrites, which are performing the electrical signals, sending or receiving the electrical signals. And there is a nucleus, and inside the nucleus there are the organelles are also present, and this is the myelin sheath and axon terminal. Okay, these are the basic point which we discuss in this lecture actually. Okay, मैंने इससे पहले बात की कि जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो डेंड्राइट्स से जब सेंड हो, डेंड्राइट्स सेंड करेंगे उन सिग्नल्स को सोमा के थ्रू
और एक्सोन हिलॉक के थ्रू। अब न्यूरॉन में एक्सोन हिलॉक जो है वो बेसिकली कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, लेट सपोज दिस इज़ द न्यूरॉन्स सेल बॉडी और सोमा, एंड देयर इज़ अ पॉइंट लाइक इधर हमारे पास जो है वो एक पॉइंट है जिसे हम नेम देते हैं, दैट इज़ द एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक बेसिकली ये हमारे पास वो वाला रीजन है जहाँ पे स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया जाएगा। एक्सोन हिलॉक रिसीव्स द स्टिमुलस रिसीव करेगा। इफ़ द स्टिमुलस इज़ हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच्ड, अगर स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर गया है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड ऑन द एक्सोन हिलॉक। अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर गया है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एक्सोन हिलॉक पे। और एक्सोन हिलॉक क्या है हमारे पास, ये न्यूरॉन पे जो है एक्सोन पॉइंट है, दैट इज़ द एक्सोन हिलॉक। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग द स्टिमुलस। एक्शन पोटेंशियल मूव्स अलॉन्ग द एक्सोन एंड ऑल द वे टू एक्सोन टर्मिनल। अब एक्शन पोटेंशियल जो है मूव करेगा एक्सोन से होता हुआ वो एक्सोन टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, अवे फ्रॉम द सोमा ऑफ आवर न्यूरॉन। ओके, दिस इज़ द न्यूरॉन स्ट्रक्चर। अब जो है हमारे पास स्टिमुलस यहाँ पे एक्सोन हिलॉक पे अप्लाई किया जा रहा है। एक्सोन हिलॉक से जो स्टिमुलस है वो मूव करेगा टूवर्ड्स दिस साइड, ओके, एंड देन फाइनली टूवर्ड्स द एक्सोन टर्मिनल। ओके, अब हमारे पास जो है ये प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो आएंगी, स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज इज दैट इज रिलेटेड टू बिफोर एनी स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑन आउटसाइड। अब बेसिकली इसमें क्या है कि स्टिमुलस अप्लाई करने से पहले मेम्ब्रेन जो है उसकी जो है वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आउटर साइड और इनर साइड जो है वो किस तरह से होगी। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, दैट इज़ रिलेटेड टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है कि आउटर साइड पे जो है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है और इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो है ये स्टेज 1 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ही कंसिडर कर रही है, और इसमें क्या है कि स्टिमुलस अप्लाई अभी नहीं हुआ। अब स्टेज 2 में क्या होगा कि स्टिमुलस जब अप्लाई होगा, अप्लाइंग अ स्टिमुलस एज शोन विल कॉज द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एज द सोडियम आइंस विल रश द इनसाइड। अब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आइंस जो हैं वो इनसाइड जो है वो मूव करेंगे और उनकी जो है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हाई हो जाएगी। पोलैरिटी जो है मेम्ब्रेन की वो भी हाई हो जाएगी उस एरिया पे जहाँ पे स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। ओके, मेकिंग द इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटसाइड नेगेटिव। अब हमारे पास ये जो है ये कंडीशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस इज़ द स्टेज 1। स्टेज 1 जो है हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सोन हिलॉक है। अब ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली है स्टेज, जहाँ पे पॉजिटिव आउटसाइड है, नेगेटिव इनसाइड है। अब अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो हमारे पास ये वो वाला पॉइंट है एक्सोन हिलॉक का जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया जा रहा है, और जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कंडीशन जो है उसकी मेम्ब्रेन पोलैरिटी क्या होगी, वो चेंज होगी। आउटर साइड पर नेगेटिव चार्ज मूव कर गया और इनर साइड पे दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। ये बेसिकली हम सोडियम की बात कर रहे हैं जो इनसाइड इनफ्लक्स हुआ है उसका सोडियम का, और आउटर साइड पे पॉजिटिव पोटेशियम जो है वो मूव आउट किया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें तो दैट इज़ द स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में हमारे पास क्या है, बेसिकली द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल वेयर द स्टिमुलस अकर्ड। अंदर वाली साइड पे क्या होगा, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया गया। इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट रीजन अलॉन्ग द मेम्ब्रेन। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनसाइड पे ज़्यादा हुए हैं, वो क्या करेंगे, जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ है उसकी वजह से क्या होगा कि उसके बिल्कुल साथ वाले रीजन पे भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट रीजन्स पे भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। दिस विल स्टिमुलेट द सोडियम चैनल्स टू ओपन अप इन एडजेसेंट एरिया। लाइक एडजेसेंट एरिया में भी सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनसाइड सोडियम चार्जेस जो हैं वो इनफ्लक्स आउट करेंगे।
दैट इज़ द स्टेज। ओके, स्टेज नंबर 3 जो है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। दिस इज़ द स्टेज नंबर 3। अब स्टेज 2 में क्या था कि जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ एंड देन जो है वो मूव आउट करेगा नेक्स्ट। ओके, स्टेज नंबर 4, एट अराउंड द सेम टाइम सोडियम चैनल्स बिगिन टू क्लोज। अब क्या होगा कि उसी टाइम पे सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे इन द स्टिमुलस रीजन, उस रीजन पे जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ, और सोडियम चैनल्स इन एडजेसेंट रीजन विल बिगिन टू ओपन। सोडियम चैनल जो है बिल्कुल साथ वाले रीजन में क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे, और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो कॉज होगी। दिस इज़ द कंडीशन। अब हमारे पास क्या है कि रिवर्सल ऑफ चार्जेस जो है बेसिकली यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ था फर्स्ट कंडीशन पे, वो हमारे पास क्या है, वो वाला पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे मेम्ब्रेन पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई बेसिकली रिवर्सल ऑफ चार्जेस की वजह से, पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट स्टेज नंबर 5, लाइक इसमें क्या है कि डोनन इफेक्ट कॉन्टीन्यूस एज ईच कंजक्टिव रीजन इज डीपोलराइज्ड इन दिस मैनर। लाइक इसमें क्या है कि डोनन इफेक्ट जो है वो कॉन्टीन्यू रहेगा। कॉन्टीन्यू मतलब डोनन इफेक्ट की हमने बात की थी कि उसमें क्या है कि चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तो इस वजह से वो डीपोलराइज जो है वो इसी तरह से एक के बाद दूसरे पॉइंट को डीपोलराइज करना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये जो हमारे पास स्टेज है दैट इज़ स्टेज नंबर 5। तो स्टेज नंबर 4 में अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट रीजन पहले हमारे पास डीपोलराइज हुआ था, देन हमारे पास दिस वन एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन। ये जो है हमारे पास क्या है कि वो मूव करता जाएगा, फॉलो करता जाएगा उसको। अगर हम स्टेज 5 की बात करें तो हमारे पास क्या है कि स्टेज 5 में हमारे पास अगेन चेंज आया। लाइक ये पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट आउट हो गया। लाइक जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। The action potential move along the axon of the membrane away from the cell body soma, like soma से away जो है वो action potential move करेगा। You might be wondering why the action potential does not move back towards the cell body। आप ये बात सोच रहे हो कि सेल बॉडी की तरफ जो है वो एक्शन पोटेंशियल मूव नहीं कर रहा, बिकॉज वापस क्यों नहीं आ रहा, बैक क्यों मूव नहीं कर रहा। दिस इज़ बिकॉज द रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन राइट बिफोर द डीपोलराइजेशन सेक्शन इज़ इन इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव स्टेज। वो बेसिकली जो है हमारे पास वो वाला एरिया जहाँ पे डीपोलराइजेशन सेक्शन है उसे उसकी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव स्टेज जो है वो जनरेट हुई, विच मीन्स नो टाइप ऑफ स्टिमुलस कैन काज एक्शन पोटेंशियल। इसका यही मतलब है कि किसी किस्म का स्टिमुलस जो है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं कॉज कर रहा। स्टेज 6 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज़ द स्टेज नंबर 6, और हमारे पास ये जो है ये रिफ्रैक्टिव स्टेज है जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई करने के बावजूद जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और देन जो है वो मूव आउट करता जाएगा नेक्स्ट, और सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन में इस तरह से एक्सोन हिलॉक से नेक्स्ट जो है वो चार्जेस मूव करते जाते हैं टूवर्ड्स द एक्सोन टर्मिनल। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।